Hello guys, welcome back to my YouTube channel. I am a Professor Nilesh Anandwani, owner and lecturer of Anandwani Biology classes. So today we are going to start the lesson number 1 from the 11th standard state board. Our Maharashtra state board has a 16th chapter in the 11th standard and we are going to start the lesson number 1. I will teach you this lesson in English and Marathi as well as Hindi languages. Yes, so that you will understand very easily. Let's begin with this lesson. So first of all, what is meant by living organism? Living organism मतलब क्या होते हैं? Living organism म्हणजे काय असतं? So living organism in our atmosphere, especially in our biosphere. Actually in the atmosphere there is a biosphere. मतलब हमारे आसपास में जो एटमॉस्फेयर है उसके अंदर का जो आवरण है उसके अंदर एक बायोस्फीयर भी होता है. बायोस्फीयर मतलब स्फीयर मतलब एरिया, बायो मतलब लिविंग. तो इस एटमॉस्फेयर के अंदर एक ऐसा भी एरिया है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं और इस एनवायरनमेंट को, उस एरिया को हम कहते हैं बायोस्फीयर. नाउ इन बायोस्फीयर देयर आर वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड. से फॉर एग्जांपल देयर आर प्लांट्स आर देयर, प्लांट लाइक algae, bryophytes, angiosperm, gymnosperm, pteridophyte. In this there are animals are also there like vertebrates, non-vertebrate, higher animal like a blue whale, elephant, giraffe, etc., etc. There are some lower animals are also there like earthworms. Yes, in this biosphere there are different variety of a microorganism like a bacteria, like a amoeba, paramecium. Amoeba, paramecium, they are actually eukaryotic organism, but due to their small in size we can also consider them as a micro. Yes, we can consider as a microorganism. We human beings also included in this atmosphere. हमारे आसपास में जो बायोस्फीयर है उस बायोस्फीयर में काफ़ी अलग अलग प्रकार के लिविंग ऑर्गेनिज्म है. अगर हम देखें तो बायोस्फीयर में प्लांट्स है, बायोस्फीयर में एनिमल्स है. कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जिनके अंदर पीठ की मतलब बैकबोन होता है, जैसे हम कहते हैं वर्टिब्रेट्स. जिनके अंदर नहीं होता है उनको हम कहते हैं नॉन वर्टिब्रेट्स या तो नॉन कोऑर्डिनेट्स. और इतने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, इतने सारे बैक्टीरिया, अमीबा, पैरामेशियम, यीस्ट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वायरसेस होते हैं. इन सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म से बन के हमारा एक लिविंग वर्ल्ड बनता है. और आज का हमारा चैप्टर ही है द लिविंग वर्ल्ड. तो आइए चलिए हम हमारे चॅप्टर को स्टार्ट करते हैं. हमारे चॅप्टर में सबसे पहिले आपल्या चॅप्टर मध्ये जो सर्वात पहिला टॉपिक आहे त्या टॉपिकचं नाव आहे व्हॉट इज लिविंग. यस, सो आपण पहिल्या टॉपिकला स्टार्ट करू. व्हॉट इज लिव्हिंग मध्ये व्हॉट इज लिव्हिंग. सो जर मी तुम्हाला क्वेश्चन विचारलं व्हॉट इज लिव्हिंग तर तुम्ही मला रिप्लाय काय देणार? ॲज अ स्टुडंट सायकोलॉजी, स्टुडंट थिंकिंग वेने जर तुम्ही विचार केला तर तुम्ही असे काही आन्सर देणार? जो ब्रीदिंग करू शकतो तो लिव्हिंग आहे, किंवा तर जो एक जागावरून दुसऱ्या जागावर मुवमेंट करू शकतो तो लिव्हिंग आहे. ठीक आहे, जो ग्रोथ दाखवतो तो लिव्हिंग आहे, असे काही तुम्ही स्टेटमेंट देणार. परंतु मी तुम्हाला सांगतो बघा, आता ब्रीदिंग, काही ऑर्गेनिझम असे ब्रीदिंग करतात पण त्यांची ब्रीदिंगची टेक्निक वेगळी असते. लाईक आपण ऑक्सिजन घेतो परंतु प्लांट ऑक्सिजन सोडतात आणि ते कार्बन डायऑक्साईड घेतात आणि आपण कार्बन डायऑक्साईड ऍक्च्युली बाहेर सोडतो. तर ब्रीदिंग जी टेक्निक आहे ते वेगळी. प्लांट ट्रान्सपिरेशन करतात, आपण त्याला ब्रीदिंग म्हणतो. ठीक आहे, एक पहिली गोष्ट. त्याच्यानंतर प्रत्येक ऑर्गॅनिझम ग्रोथ दाखवतो परंतु काही वेळेस नॉन लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम सुद्धा ग्रोथ दाखवतात. से फॉर एक्झाम्पल वूड, लाकूड. विंटर म्हणजे रेनी सीझन मध्ये पाणी ॲब्झॉर्ब करतात लाकूड, वूड पाणी ॲब्झॉर्ब करतात आणि ॲब्झॉर्ब केल्यानंतर त्यांच्यामध्ये स्वेलिंग येते. हा पण एक प्रकारची ग्रोथ आहे. बघा, ग्रोथ वाढली परंतु ते नॉन लिव्हिंग आहे. ठीक आहे. त्याच्यानंतर माउंटेन्स जे असतात त्या माउंटेन्सच्या वरती पाऊस पडतं, त्याच्यानंतर थोडीफार माती पडते, मग हळूहळू त्यांचे लेयर वाढत जातात. हे सुद्धा ग्रोथ आहे परंतु हे नॉन लिव्हिंगची ग्रोथ आहे. त्याच्यानंतर आपण जर बघितलं जो मुवमेंट करतो, आता प्लांट आहे, प्लांट मुवमेंट नाही करत तरी सुद्धा ते लिव्हिंग आहे. If I ask you what is living, so some student gives you some answer like those who moves they are called living, but plant generally do not move. Like algae can move but plant do not move. There are algae which produces some spore who can move, but plant can't move, still they are living.
living organism shows growth, even though non-living organism shows growth. Like on the mountain, when a soil layer comes, again another layer, again third layer, fourth layer. So when layer increases on the mountain, it becomes a big layer. So this is also growth, but this is a extrinsic growth and growth shown by non-living material. ठीक है, तो ऐसे अगर हम देखें तो लिविंग ऑर्गेनिज्म नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में काफी सिमिलरिटी काफी डिसिमिलरिटी है, लेकिन लिविंग ऑर्गेनिज्म वही होंगे जो ये 4 फीचर्स कंपलसरी दिखाएंगे। कौन से वो फीचर होते हैं, आइए हम उनकी तरफ फोकस करते हैं। सो लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर दोस ऑर्गेनिज्म व्हिच continuously shows these 4 important features. First feature is what? Reproduction. First feature is reproduction. Second feature is growth. Third feature is metabolism. Fourth feature is respiration. It may be aerobic, it may be anaerobic. And fifth, which is also very important, that is response to stimuli. Yes, what is living organism? Living organisms are those organisms which compulsory shows these 4 to 5 features. ठीक है, हम लिविंग ऑर्गेनिज्म उनको ही कहेंगे जो ये 4 से 5 फीचर्स कंपलसरी दिखाएंगे, उनको ही हम कहेंगे लिविंग। और ये फीचर्स होते हैं रिप्रोडक्शन। जो रिप्रोडक्शन नहीं दिखाता है वो नॉन लिविंग हो जाता है। और रिप्रोडक्शन की कोई भी टेक्निक हो, भले वो पार्थेनोजेनेसिस हो, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो, सेक्सुअल हो, वेजिटेटिव हो, कोई भी हो, लेकिन रिप्रोडक्शन होना चाहिए। ग्रोथ, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ दिखाते हैं, एक्सट्रिंसिक इंट्रिंसिक दोनों तरफ। मेटाबॉलिज्म क्या है मैं आपको समझाता हूँ। उसके बाद रेस्पिरेशन, ये भी ब्रीदिंग का टाइप है। और उसके बाद होता है रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। ये पांचों के पांचों फीचर्स जिस ऑर्गेनिज्म में होते हैं हम उनको डायरेक्टली कहते हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म। आइए चलिए डिटेल में देखते हैं ये पांचों बेसिकली जो कंसेप्ट है। सबसे पहले हम देखते हैं रिप्रोडक्शन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज meant by reproduction? See guys, we are not discussing about the production, we are discussing about reproduction. हम प्रोडक्शन के बारे में डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम रिप्रोडक्शन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ये देखिए रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है। When one living organism produces another living organism from own body, this is called reproduction. देखिए, when one living organism produces another living from own body, this is called reproduction. I'll show you. See, this is one living organism. When this living organism produces new living organism from the own body, this concept is called reproduction. आप reproduction को कोई और definition से भी बता सकते हो। जब एक living organism अपनी खुद की बॉडी में से दूसरे living organism को जन्म देता है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। जेव्हा एक लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम स्वतःची बॉडीमधून दुसऱ्याला जन्म देतो तर याला आपण म्हणतोय रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शनला तुम्ही नवीन डेफिनेशन मध्ये पण बोलू शकता। यस, व्हेन वन लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम produce from pre-existing one, it is called a reproduction. See the second definition. When one living organism, this is one living organism, when one living organism is produced from pre-existing one, it is called reproduction. म्हणजे जेव्हा एक लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम
पहिले जो ऑलरेडी एक्झिस्टिंग असतो या पृथ्वीवरती त्याच्यामधून जन्म घेतो, तर याला आपण म्हणतोय रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन का आप और एक डेफिनेशन से भी समझा सकते हो. मतलब क्या, जब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म उसके पहले जो अवेलेबल होता है उनके अंदर में से जन्म लेता है, उनके अंदर में से जन्म लेता है, तो इसे हम कहते हैं रिप्रोडक्शन. अब दोनों में सिमिलरिटी क्या है, यहाँ पे देखिए प्री एग्जिस्टिंग वन, और यहाँ पे क्या होता है, जब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को जन्म देता है, उसे हम कहते हैं रिप्रोडक्शन. तो दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं, दोनों में सिमिलरिटी है, सिर्फ डेफिनेशन को हमने अलग अलग अंदाज से, अलग अलग शब्दों से आपके सामने रखा हुआ है. मतलब एक ही होता है, जब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे को जन्म देता है इसे हम कहते हैं रिप्रोडक्शन, या तो जब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म पहले जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है उसमें से जन्म लेता है इसे हम कहते हैं रिप्रोडक्शन. डिफरेंस कोई भी नहीं, दोनों में एक ही चीज होती है. चलो अब हम देखते हैं कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन आते हैं. रिप्रोडक्शन के मेनली कितने टाइप है. तो रिप्रोडक्शन के अगर हम देखें तो मेनली दो टाइप होते हैं. सबसे पहला होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सबसे पहला होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. अब ये देखिए, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन in which only one sex partner is involved. There is no need of another sex partner, and this one sex partner have ability to produce a new organism from own body without requiring another partner. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो वाला रिप्रोडक्शन होता है जिसमें सिर्फ एक ही पार्टनर होता है और वो अपने खुद की बॉडी में से नए ऑर्गेनिज्म को जन्म दे सकता है दूसरे पार्टनर के बिना. इसे हम कहते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन असं प्रकारचे रिप्रोडक्शन असतो ज्याच्यामध्ये दोन पार्टनरांची जरूर नाही, एकच पार्टनर जो आहे तो स्वतःमधून दुसऱ्याला जन्म देऊ शकतो, म्हणून त्याला आपण असेक्सुअल रिप्रोडक्शन म्हणतो. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच two partners are compulsory required, and therefore such a type of a reproduction shows variation. What is variation? When a new character comes into the next generation, such character is called variation. For example, when male and female reproduce with each other, they produce as a child. The child have a combination character of mom and dad both. Yes. And why these both characters are coming into that child? Just because 50% character come from mother and 50% character come from the father, and that is why sexual reproduction always gives a better result compared to the asexual reproduction. सेक्शुअल रिप्रोडक्शन असं रिप्रोडक्शन ज्याच्यामध्ये दोन पार्टनरांची कंपल्सरी गरज असेल, आणि हा एक असं रिप्रोडक्शन आहे ज्याच्यामध्ये दोन्ही पार्टनर इक्वली त्यांच्या रोल कॉन्ट्रीब्यूट करतील, आणि त्याच्यामुळे काय होईल, नवीन जनरेशन जे येईल त्याच्यामध्ये दोघांचे कॅरेक्टर असतील. सो मेनली असे दोन प्रकारचे रिप्रोडक्शन असतात. आता असेक्सुअल मध्ये काय अजून प्रकार असते, व्हेजिटेटिव्ह रिप्रोडक्शन, व्हेजिटेटिव्ह रिप्रोडक्शन किंवा ते व्हेजिटेटिव्ह प्रोपोगेशन. आता व्हेजिटेटिव्हचा अर्थ काय होते, व्हेजिटेटिव्ह रिप्रोडक्शन हे जनरली प्लांट्सच्या त्या पार्ट्स मध्ये होते. कोणते पार्ट्स, व्हेजिटेटिव्ह पार्ट मध्ये. फॉर एक्झाम्पल ब्रांच, फॉर एक्झाम्पल लीफ, फॉर एक्झाम्पल रूट. आता एखादी ब्रांच कट झाली तर तिकडून नवीन ब्रांच येईल, एखादी लीफ कट झाली तर तिकडून नवीन लीफ येईल. तर हे कुठल्या प्रकारचे रिप्रोडक्शन, हा व्हेजिटेटिव्ह रिप्रोडक्शन आहे. व्हेजिटेटिव्ह रिप्रोडक्शन इज अ टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन in which it generally found in some parts of a plant. For example, branch. If a branch get cut, a new branch comes. If a leaf get cut, a new leaf comes. So such kind of reproduction is called vegetative. So this is the first property which proves the living organism. Yes, we will move towards the second property, that's called growth. So the second property is about growth. So guys, how can you define the growth? Yes, तुम्ही ग्रोथ म्हणजे वाढ ग्रोथ म्हणजे एक्झॅक्टली तुम्ही माइंड मध्ये अरेंज करून घेणार. ठीक आहे, एक बाळ असतो जो फार म्हणजे लहान असतो त्याच्यानंतर मोठा होतो, हे त्याची ग्रोथ आहे. पण तुम्ही शब्दांमध्ये कसं बोलणार. आप सोच सकते हो कि एक छोटा बच्चा जब जन्म लेता है तो काफी छोटा होता है, उसके बाद उसमें ग्रोथ होती है, मतलब वो बच्चा बड़ा होता है. तो हमें ग्रोथ तो एक्चुअली माइंड में तो समझ जाता है, लेकिन आपको एमसीक्यू क्लियर करके आपको मार्क्स कमाने, तो मार्क्स कमाने तो आपको ऑब्वियसली समझना होगा कि ग्रोथ कैसे लिखते हैं. तो ग्रोथ कुछ इस प्रकार से एक्सप्लेन करते हैं. ग्रोथ इट कैन बी डिफाइंड एज
growth, it can be defined as it is increase in size, increase in weight and change in shape. It is called growth. ग्रोथ कभी भी ये तीन फीचर्स के ऊपर डिपेंड करती है, ये तीन फीचर्स के ऊपर. सबसे पहली फीचर्स, ग्रोथ में साइज बढ़ती है, दूसरा ग्रोथ में वेट बढ़ता है, और तीसरा ग्रोथ में जो शेप होता है स्ट्रक्चर का, वो शेप भी चेंज होता है. तो ये तीनों फीचर्स जब मिल जाते हैं तब क्या कहलाता है? तब कहलाता है ग्रोथ. ग्रोथचा अर्थ होतो जेव्हा एखादा लिव्हिंग ऑर्गॅनिझमची किंवा त्या लिव्हिंग सेलची किंवा लिव्हिंग बॉडीची साईज वाढते, त्याच्या वेट वाढतो आणि त्याचा शेप चेंज होतो. या कन्सेप्टला आपण म्हणतो ग्रोथ. आय विल गिव्ह यू वन एक्झाम्पल. फॉर एक्झाम्पल, when a sperm, just like this is a structure of sperm, when a sperm enter into the body of ovum, when a sperm enter into the body of ovum, then it becomes a what? It becomes zygote. It becomes zygote. जेव्हा स्पर्म, मेल गॅमेट स्पर्म जेव्हा फिमेल गॅमेटच्या ओवम मध्ये एंट्री करतो, तर स्टार्टिंगला त्याला आपण काय म्हणतोय? पहिला सेलला आपण म्हणतोय झायगोट. When a sperm enter into the body of ovum, at the beginning we called that cell as a zygote. ठीक है? Now if we consider the size, weight and shape of that zygote, then we will come to the logic. Like suppose the size of zygote is a 0.1 mm. Yes, it is just only the logic example we are giving. Suppose the size of a zygote is a 0.1 mm and the weight of zygote is a 0.1 gram and shape is circular. Shape is circular. Now this zygote after 3 days, means 72 hours, it will get convert into the bunch. It will get converted into the bunch of 16 cells. This is called morula. This one is called morula. Now when there was a one cell, the size was 0.1 mm, and now obviously this morula will get converted. Size of the morula will be 0.16 mm. Correct? When there was a zygote, the weight was 0.1 gram. Now we will say the weight is about 0.16 gram. Correct? And shape was circular. Now shape is, you can say shape is maybe circular, maybe irregular. ठीक है? तो देखो तीनों की तीनों चीजें चेंज हो गई. पहले जाइगोट का साइज था 0.1 mm, अब उसकी जाइगोट का कन्वर्जन हो गया मोरुला में, तो मोरुला की साइज हो गई 0.16 mm. वेट था जाइगोट का 0.1 ग्राम, अब वेट है उसका 0.16 ग्राम. और पहले शेप था सर्कुलर, अब शेप में भी सर्कुलर भी हो सकता है और शेप इरेगुलर भी हो सकता है. अब आप यही समझ लो, ये मान लो एक छोटा सा फ्लावर है. ठीक है? ये एक फ्लावर है. फ्लावर अभी बर्ड कंडीशन में, तो बर्ड कंडीशन में फ्लावर है तो ऑब्वियसली उसकी साइज, उसका वेट और उसका शेप सभी छोटा होगा. लेकिन ये जब फ्लावर फुल्ली ओपन हो जाएगा, फ्लावर जब फुल्ली ओपन हो जाएगा, तो ओपन होने के बाद उसका साइज, उसका वेट और उसका शेप सब चेंज हो जाएगा. साइज चेंज हो जाएगी, मतलब साइज बढ़ जाएगी, उसका वेट भी बढ़ जाएगा और उसका ऑब्वियसली शेप भी चेंज हो जाएगा. सो दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड ग्रोथ. Growth is nothing but increase in size, increase in weight and change in the shape. This is called growth. In case of all the living organism, most probably growth is of two categories. Intrinsic growth, extrinsic growth. मतलब हमारी बॉडी के अंदर भी ग्रोथ होती है और हमारी बॉडी के बाहर भी ग्रोथ होती है. So this is the second feature which explains the features of living organism. Now I'll show you the third feature. Third feature. So third feature is actually metabolism. So guys, what is meant by metabolism? क्या होता है metabolism? So metabolism can be defined as it is nothing but sum of catabolism and
anabolism. It is nothing but sum of catabolism and anabolism. This is called metabolism. अब catabolism का मतलब क्या होता है? Catabolism का मतलब होता है breakdown और anabolism का मतलब होता है formation. Yes. See, what is meant by metabolism, guys? What is meant by metabolism? Metabolism is a sum of catabolism plus anabolism. मेटाबॉलिज्म एक ऐसी प्रोसेस है जो दो चीजों से बनी हुई है, एक दो प्रोसेस से बनी हुई है। एक प्रोसेस है कैटाबॉलिज्म, मतलब कोई भी बड़े मॉलिक्यूल को टुकड़े करके छोटा मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करना, और दूसरा होता है एनाबॉलिज्म, मतलब छोटे छोटे मॉलिक्यूल को जॉइंट करके बड़ा मॉलिक्यूल बनाना. कॅटाबॉलिझमचा अर्थ होतो की एखादा मोठा मॉलिक्यूलला तुकडे करून त्याच्यापासून छोटा मॉलिक्यूल बनवणं. अँड एनाबॉलिझमचा अर्थ होतो छोटे छोटे मॉलिक्यूलला जॉइंट करून त्याच्यापासून मोठा मॉलिक्यूल बनवणं. ते याला पण म्हणतोय मेटाबॉलिझम. येस, मेटाबॉलिझम आणि एनाबॉलिझम. आता बघा, when we eat something, say for example we eat the chapati, so chapati is made from starch. So when we eat the chapati is made from starch, so we convert starch into what? Maltose. We convert starch into maltose with the help of enzyme called amylase, and then we convert maltose into glucose with the help of which enzyme? With the help of a maltase enzyme. So this process is called catabolism. How I'll tell you. जब हम खाना खाते हैं, अब हम इंडिया में मोस्ट प्रोबेबली चपाती या तो उसे फुल्का कहते हैं, वो खाते हैं, ठीक है. तो चपाती किससे बनती है? गेहूं से, वीट से बनती है. तो जब हम वीट से बनाई हुई चीज कोई खाते हैं तो उसमें हमें स्टार्च मिलता है. तो जब हम स्टार्च खाते हैं तो हमारी सलाइवरी ग्लैंड अमाइलेज नाम की एंजाइम प्रोड्यूस करती है, और वो एंजाइम स्टार्च को माल्टोस में कन्वर्ट करती है. अब स्टार्च पॉलीसेकेराइड है और माल्टोस डाइसेकेराइड है, और फिर माल्टोस का कन्वर्जन माल्टेज एंजाइम ग्लूकोज में कन्वर्ट करती है. तो हो गया ना कैटाबॉलिज्म. कैटाबॉलिज्म मतलब ब्रेक डाउन करना है. तो हमने क्या किया, एक बड़े मॉलिक्यूल स्टार्च को ब्रेक करके सिंपल मॉलिक्यूल ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया. तो ये एक वाली कंसेप्ट हो गई कैटाबॉलिज्म. अब हम क्या करते हैं, ये वाला है ग्लूकोज मॉलिक्यूल, यस, और हम दूसरा ग्लूकोज मॉलिक्यूल ज्वाइंट करते हैं, और ऐसे ही हम काफी सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल को ज्वाइंट करते हैं. तो जैसे हम छोटे छोटे मॉलिक्यूल को ज्वाइंट कर देंगे, उसके बाद क्या बन जाएगा? ग्लाइकोजन बन जाएगा. और ग्लाइकोजन क्या है? ग्लाइकोजन है कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल. तो जब हम कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को तोड़ के सिंपल बनाते हैं तो उसे हम कहते हैं कैटाबॉलिज्म, और जब हम सिंपल मॉलिक्यूल को जोड़ के कॉम्प्लेक्स बनाते हैं तो उसे हम कहते हैं एनाबॉलिज्म. मैं आपको और एक एग्जांपल बताता हूं. ये देखिए, ये मेरे पास एक मॉलिक्यूल, एक मार्कर है जिसमें मैंने 2 लीड लगाए हुए हैं. अगर मैं इस मार्कर को, मतलब ये मान लो एक फूड मटेरियल है जो मैं खा रहा हूँ, अगर मैं इसको यहाँ से ब्रेक करता हूँ तो ये एक टुकड़ा निकल जाएगा. और अगर मैं मान लो पहले ये स्टार्च है, उसे मैं ब्रेक करता हूँ अमाइलेज एंजाइम से, तो इसका कन्वर्जन हो गया माल्टोस में. और अगर यहाँ से भी ब्रेक करता हूँ तो ये इसका कन्वर्जन हो गया ग्लूकोज में. तो हमने कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट करके उसे हमने सिंपल बना दिया है. ये प्रोसेस हो गई कैटाबॉलिज्म. लेकिन अगर हम इस स्मॉल मॉलिक्यूल को छोटे से मॉलिक्यूल के साथ ये दूसरा छोटा मॉलिक्यूल ज्वाइंट कर दिया, और इसके साथ अगर हमने तीसरा छोटा मॉलिक्यूल ज्वाइंट कर दिया, और ऐसे काफी सारे मॉलिक्यूल ज्वाइंट कर दिए, तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे एनाबॉलिज्म. क्योंकि इसमें हम छोटे मॉलिक्यूल में से बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं, और इसमें हम बड़े मॉलिक्यूल्स में से छोटा मॉलिक्यूल बनाते हैं. तो ये वाली कंसेप्ट हो गई कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म. कैटाबॉलिज्म इज अ प्रोसेस in which complex molecule get converted into the simple, and anabolism is the process in which simple molecule get converted into the complex. ठीक आहे. कॅटाबॉलिझम हा एक अशी प्रोसेस ज्याच्यामध्ये आपण कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूलचे कन्वर्जन सिंपल मध्ये करतो, आणि सिंपल मॉलिक्यूलच्या कॉम्प्लेक्स मध्ये जेव्हा कन्वर्ट करतो ते या प्रोसेसला आपण म्हणतो एनाबॉलिझम. जसं आपण वीटने बनलेली चपाती खाल्ली तर चपातीमध्ये आपल्याला स्टार्च भेटतं. स्टार्च मोठा मॉलिक्यूल आहे, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल आहे, पॉलीसेकेराइड. तर आपण चपाती खाल्लं तर त्याच्यापासून माल्टोस बनवतो, म्हणजे स्टार्च माल्टोस आणि माल्टोस पासून ग्लुकोज. तर आपण कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूलला ब्रेक करून सिंपल मॉलिक्यूल ग्लुकोज बनवला. आणि जेव्हा आपण ग्लुकोज पासून आपण सिंपल मॉलिक्यूल बनवतो, कोणता? सॉरी, ग्लुकोज मॉलिक्यूल बनवून गेला, मग खूप सारे मॉलिक्यूल ग्लुकोज मॉलिक्यूलला जॉईंट करून आपण एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनवतो, ग्लायकोजन. तर या प्रोसेसला आपण म्हणतो एनाबॉलिझम. कॅटाबॉलिझम कटिंग, एनाबॉलिझम फॉर्मेशन. टुगेदर इट इज मेटाबॉलिझम. जे मेटाबॉलिझम दाखवतात आपण त्या ऑर्गॅनिझमला काय म्हणतो? त्याला आपण लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम म्हणतो. सो
हे तीसरा फीचर होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। मतलब हम चौथा फीचर्स कर लो, रेस्पिरेशन। यस, respiration. Respiration have two different meaning. One is related to breakdown of food material and another is related to breathing. So we will use here word breathing for respiration. And what is breathing, guys? Breathing is nothing but exchange of gases. Now exchange of gases in case of human being, it takes place through the lungs. Yes, it takes place through the lungs. Just like we human being consume oxygen inside and we throw carbon dioxide outside. But if you think about the plants, so plants uses their leaf, and through the leaf and through the stomata of leaf, they undergo one process called transpiration. And transpiration is one kind of a breathing in the plant. Transpiration is one kind of breathing in the plant. Through the stomata, they throw the oxygen out, and through the stomata they consume carbon dioxide inside. रेस्पिरेशन ये जो कंसेप्ट है उसके दो अलग मीनिंग होते हैं। एक रेस्पिरेशन बेसिकली ब्रेकडाउन ऑफ फूड मटेरियल से भी रिलेटेड होती है, और एक रेस्पिरेशन होती है ब्रीदिंग सिस्टम से रिलेटेड। तो हम जो डिस्कस करें वो ब्रीदिंग वाली डिस्कस करें। तो ब्रीदिंग हमारे ह्यूमन बीइंग में लंग्स के अंदर होती है, और जिसमें हम ऑक्सीजन को जनरली प्राण वायु कहते हैं। ये ऑक्सीजन को हम लंग्स के अंदर लेते हैं बाय द प्रोसेस कॉल्ड इनहेलेशन, और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सहेलेशन। लेकिन प्लांट इस प्रोसेस को थोड़ा अलग तरीके से करते हैं। प्लांट इसको ब्रीदिंग ना कहते हुए इसे ट्रांसपिरेशन कहते हैं। और प्लांट की जो लीफ होते हैं, लीफ के नीचे के हिस्से में स्टोमेटा होते हैं, और स्टोमेटा ऑक्सीजन को बाहर फेंकते हैं जो हम अंदर लेते हैं, और हम जो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर फेंकते हैं उसे प्लांट के स्टोमेटा अंदर लेते हैं ड्यूरिंग ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। तो ये वाली कंसेप्ट प्लांट और एनिमल में थोड़ी अलग हो जाती है। अब अगर हम ये डिस्कस करें बैक्टीरिया में, तो बैक्टीरिया में ब्रीदिंग कैसी होती है? तो बैक्टीरिया में ब्रीदिंग दो प्रकार की होती है। एक होती है एरोबिक रेस्पिरेशन और एक होती है अनएरोबिक रेस्पिरेशन। अब बैक्टीरिया में जो एरोबिक रेस्पिरेशन, मोस्ट प्रोबेबली बैक्टीरिया अनएरोबिक रेस्पिरेशन दिखाते हैं, लेकिन कुछ एरोबिक बैक्टीरिया भी होते हैं। तो अगर हम अनएरोबिक रेस्पिरेशन की डिस्कस करें तो अनएरोबिक रेस्पिरेशन के बाद आखिरी में अल्कोहल तैयार होता है, इथाइल अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ये एक फर्मेंटेशन की प्रोसेस होती है। तो ये कंसेप्ट हो गई हमारी रेस्पिरेशन। अब हम लास्ट प्रोसेस पे आते हैं, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। स्टिमुलाई का मतलब होता है, अगर मैं आपको पूछता हूं कि मेरे हाथ में कितने मार्कर हैं, अगर मैं आपको पूछता हूं कि मेरे हाथ में कितने मार्कर हैं, तो आप मुझे जो रिप्लाई देते हो ना, उस रिप्लाई को हम कहेंगे रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। स्टिमुलाई मतलब मैंने आपको जो क्वेश्चन पूछा है वो हो गया स्टिमुलाई, और आप उसका जो रिप्लाई दे रहे हो उसे हम कहेंगे रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, मतलब मेरे क्वेश्चन के ऊपर आपका आंसर। ठीक है, तो आप कहोगे देयर आर 4 टाइप ऑफ मार्कर और देयर आर 4 कलर्स ऑफ मार्कर। मार्कर 4 हैं और कलर भी 4 है। देयर आर 4 मार्कर एंड देयर आर 4 डिफरेंट कलर ऑफ मार्कर। सो आप जो भी आंसर दो, तो रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई मतलब सामने वाले को उसके क्वेश्चन को रिप्लाई देना। अब एक एग्जांपल बताता हूं मैं आपको। जस्ट इमेजिन गाइस, देयर इज अ डियर इज देयर। एक है ना, वहां पे हरिन खड़ा हुआ है, एक हरिन एनिमल खड़ा हुआ है, और हरिन पानी पी रहा है नदी में से। और जैसे ही वो पानी में देखता है किसी की परछाई, मतलब मान लो या तो दूर से लायन को, टाइगर को देख लेता है, तो हरिन का तो पता है कि ऑब्वियसली अगर मैं उसके क्लोज जाऊंगा तो लायन मुझे खा लेगा। तो हरिन का जो ब्रेन है उसे क्या रिप्लाई देता है? उसका ब्रेन रिप्लाई देता है कि तू यहाँ से भाग जा, नहीं तो वो लायन तुझे खा जाएगा। तो फिर हरिन वो वहां से भाग जाता है। तो ये सिंपल, ये जो एग्जांपल है वो एग्जांपल किसका है?
यह है रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, ठीक है, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। मान लो आप एक नीडल लेते हो और यहाँ पे फिंगर पे प्रिक करते हो, तो आपको ब्रेन कहेगा कि वहां से आप फिंगर को हटा लो, नहीं तो आपको और पेनिंग होगी। तो ये भी है रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। मतलब कोई भी क्वेश्चन का रिप्लाई देना उसे हम कहेंगे रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। क्लियर हो गया बात? Response to stimuli can be defined as when someone asks you a question, when you suddenly reply to that question, it is simply called response to stimuli. For example, when a deer is drinking a water through the river and suddenly see that lion is standing little bit of away from the deer. So deer, basically the brain of deer replied to deer that you should run back, otherwise that lion will come and will kill you and ultimately die. You will become a lunch of that lions today, and therefore the deer run away from that area. So this is what response to the stimuli, that the brain of a deer has respond to him to run away just because that is going to be the food of that animal. So this is response to stimuli. असं एक आपण कुठलाही एक्झाम्पल घेऊ शकतो, कुठलाही एक एक्झाम्पल देतो मी तुम्हाला साधा, की जसं एक कुत्रा उभा आहे समोर, तुम्ही फक्त थोडासा बँड झाले, तुम्ही बँड झाल्यानंतर तो पडून जाईल, कारण की त्याला काय वाटेल की तुम्ही दगड उचलण्यासाठी, त्याला मारण्यासाठी दगड उचलण्यासाठी खाली बसताय, तर तो पडून जाईल ऑटोमॅटिकली, ठीक आहे, कारण की त्याच्या ब्रेनने त्याला रिप्लाय दिलं की हा व्यक्ती तुम्हाला दगड मारेल, तो पडून जाईल. सो दिस इज रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई. सो गाइस, दिस कंप्लीट टॉपिक वॉज from the chapter number 1 from our state board, the living world, and this topic was what is living. Thank you. Hello guys, so we are going to discuss the second topic of this lesson, chapter number 1, the living world, and the name of topic is herbaria. तो herbaria क्या होते हैं, काय असतात herbaria? So I'll tell you herbaria in very easy technique so that you will permanently understand what is herbaria. So herbaria is a one technique by which herbaria, it is a technique, herbaria is a technique in which there is a collection, drying, sticking or stitching plant material on herbarium sheet. This is called herbaria. अब क्या होता है herbaria? herbaria एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम प्लांट मटेरियल का कलेक्शन करते हैं. मतलब प्लांट मटेरियल भी कोई भी हो सकता है, या तो एक कोई प्लांट मटेरियल की कोई ब्रांच हो सकती है, कोई लीफ हो सकती है, कोई फ्लावर हो सकता है. तो सबसे पहले हम प्लांट मटेरियल को कलेक्ट करते हैं, उसके बाद उस प्लांट मटेरियल को ड्राई करते हैं. ड्राई करने की काफी टेक्निक है, प्रिजर्वेशन की काफी सारी टेक्निक है, और उसके बाद स्टिकिंग करते हैं. या तो हम स्टिचिंग करते हैं, या तो स्टिकिंग करते हैं, या तो स्टिकिंग करते हैं. दोनों में से कोई भी प्रोसेस होती है. एक स्टिकिंग होती है, दूसरी स्टिचिंग होती है. Stitching, either you do the stitching or either you do the sticking of plant material and put on the herbarium sheet. आपको बताता हूँ. See, generally एक ऐसे herbarium sheet होती है, और उस herbarium sheet में दो parts होते हैं. अब एक साइड जो होता है वहां पे हम herbarium sheet को कलेक्ट करना होता है. जैसे आपने देखा होगा कि कुछ साल पहले मतलब काफी लोग ऐसा करते थे कि रोज फ्लावर कलेक्ट करते थे और रोज फ्लावर को अपने बुक के अंदर रखते थे, और वो बुक को बंद करके या तो बेड के नीचे या तो कहीं पे ऐसी जगह पे रख देते जिसके ऊपर काफी वजन हो. और अगर आप 10 दिन के बाद 5 दिन के बाद अगर बुक को ओपन करते हो तो आपको जो फ्लावर है वो काफी फ्लैट दिखेगा, और पूरा का पूरा उसमें से पानी जो है वो नोटबुक ने, उस पेपर ने एब्जॉर्ब कर लिया रहेगा. तो उस फ्लावर को, ड्राई फ्लावर को आप यहाँ पे लगा लो. मान लो आपने उस ड्राई फ्लावर को यहाँ पे लगा दिया, ठीक है. और अब आपको उस फ्लावर का डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिखना है. फॉर एग्जाम्पल किंगडम, ठीक है. फिर किंगडम के बाद आप जैसे आप क्लासिफिकेशन लिखते हो, जैसे किंगडम हुआ, अगर ये एनिमल है तो हम फाइलम लिखेंगे, फिर क्लास लिखेंगे, सब क्लास लिखेंगे,
फैमिली लिखेंगे, ऑर्डर लिखेंगे, फिर जीनस लिखेंगे और उसके बाद स्पीसीज लिखेंगे। तो ये सारा पूरा डिस्क्रिप्शन हमें इस फ्लावर के बारे में एक साइड में लिखना होता है, पूरा अरेंज करके। तो इस वाली टेक्निक को हम कहते हैं हर्बेरिया। हर्बेरिया इज अ टेक्निक इन विच फर्स्ट वी आर कलेक्टिंग द मटेरियल, then we are drying the material, then we are either we are stitching or either we are sticking। या तो हमें उसे स्टिचिंग करना है या तो उसे हमें कोई भी फेविकॉल से या तो गम से उसे स्टिक करना है, चिपका देना है प्लांट मटेरियल को। किसके ऊपर? हर्बेरियम शीट के ऊपर। और आप ड्राइंग करने की काफी टेक्निक यूज कर सकते हो। या तो आप फ्लावर के ऊपर एसीटोन या तो एसिटिक एसिड स्प्रे करो तो वैसे भी ड्राई हो जाएगा, लेकिन वो ड्राई में फ्लावर की जो कलर है, उसका फीचर्स, उसके जो मतलब उसकी जो प्रॉपर्टी है, उसकी जो शाइनिंग है वो पूरी चली जाएगी। या तो फ्लावर को सनलाइट में रखो, लेकिन अगर हम सनलाइट में भी रखते हो तो फ्लावर इतना ड्राई हो जाता है कि जैसे आप टच करोगे तो वो टूट जाएगा। तो बेटर ये है कि आप उसे नोटबुक में रख दो, पेपर में रख दो, फिर पेपर में से जब आप 2-3 दिन के बाद उसे निकालोगे तो वो इजीली ड्राई हो गया होगा। और उसके बाद आप फ्लावर को हर्बेरियम शीट में एक साइड अरेंज कर दो, दूसरी साइड उसकी पूरा क्लासिफिकेशन लिख लो। तो ये हो गया हर्बेरियम शीट। अब हर्बेरियम शीट का फायदा क्या होता है? देखो, आजकल हमारे पास इंटरनेट है, हम इंटरनेट की दुनिया में जी रहे हैं, लेकिन जब हमारे पास इंटरनेट नहीं था तब क्या था? तो उस वक्त है ना हर्बेरियम शीट ही काफी इंपॉर्टेंट थी। आज अगर मैं आपको कहूं कि रोज फ्लावर के बारे में डिस्क्रिप्शन सर्च करो, तो आप गूगल में सिर्फ रोज फ्लावर सर्च करोगे तो आपको उसका पूरा बॉटेनिकल मतलब बायोलॉजिकल डिस्क्रिप्शन आ जाएगा और काफी सारे ऑर्नामेंटल उसके फीचर भी आ जाएंगे। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। तो पहले अगर किसी को काम दिया जाता कि आप रोज फ्लावर के ऊपर या तो चाइना रोज के ऊपर, कोई भी लोटस फ्लावर के ऊपर स्टडी करो, तो वो हर्बेरियम शीट का यूज करते थे। और पूरे मतलब अगर हम देखें इंडिया में सबसे ज्यादा हर्बेरियम शीट का है, तो इंडिया में सबसे ज्यादा कोलकाता के नेशनल बोटेनिकल गार्डन में सबसे ज्यादा हर्बेरियम शीट अवेलेबल है, अराउंड 20 लाख के आसपास। हर्बेरियम शीट के 3 प्रकार होते हैं, मीन्स देयर आर 3 टाइप्स ऑफ हर्बेरिया। One is a local herbaria, second one is a regional herbaria, and third one herbaria of you can say educational institute, or you can say school, college, or either you can say university। तो अगर आप कहीं के अगर आप अपने आसपास में से कहीं से कोई प्लांट मटेरियल को कलेक्ट करते हो तो आप उसे कहोगे लोकल हर्बेरिया। और अगर आप आपके आसपास के और बड़े एरिया में से कलेक्ट करते हो, जैसे आपकी सिटी, आपका तालुका, पूरे डिस्ट्रिक्ट में से कलेक्ट करते हो, तो वो हो गया रीजनल। और अगर आप यूनिवर्सिटी से, स्कूल में से, कॉलेज में से, आप कहीं इंस्टीट्यूट के आसपास में से कहीं कलेक्शन करते हो तो उसे आप कहोगे इंस्टीट्यूशनल हर्बेरिया। तो ये है हर्बेरिया का। Hello dear all students, so here we are going to discuss about the third topic from the chapter the living world. The name of topic is a botanical garden। तो क्या होते हैं botanical garden? Actually normal garden और botanical garden में थोड़ा अंतर होता है, डिफरेंस होता है। नॉर्मल गार्डन सिर्फ लोगों को देखने के लिए डेकोरेटिव पर्पस से बनाए गए होते हैं, लेकिन बोटेनिकल गार्डन वो वाले गार्डन होते हैं जिसमें सभी प्लांट के ऊपर एक स्पेसिफिक नाम लिखा होता है। एक उनका बोटेनिकल नाम होता है और एक उनका कॉमन नाम होता है। फॉर एग्जांपल अगर कोई नीम का प्लांट है तो वहां पे एक कॉमन नेम, एक प्लेट लगी होगी और उस प्लेट के ऊपर लिखा होगा नीम और साइंटिफिक नाम होगा उसका अज़ोडेरिक्टा इंडिका। और मान लो अगर आंवला प्लांट है तो वहां पे लिखा होगा आंवला और साइंटिफिक नेम होगा उसका इम्बिलिका ऑफिसिनल। सो बोटेनिकल गार्डन्स ते गार्डन असतात जे नॉर्मल गार्डन पेक्षा फार वेगळे असतात, कारण की नॉर्मल गार्डन मध्ये आपण फक्त प्लांटला कलेक्ट करतो, सॉरी नॉर्मल गार्डन मध्ये फक्त आपण डेकोरेटिव्ह प्लांटला ज्यांच्यामध्ये चांगले फ्लावर्स असतात त्यांना डेकोरेट करण्यासाठी ठेवतो। पण बॉटॅनिकल गार्डन हा एक सायंटिफिक प्लेस आहे जिथे आपण प्लांटला कलेक्ट करतो, तिकडे प्रिझर्व करतो आणि त्यांना प्रत्येक प्लांट वरती आपण एक सायंटिफिक नेम एंड कॉमन नेम देतो। सो याला पण म्हणतो बॉटॅनिकल गार्डन। Botanical garden is different than the ordinary garden. You can see there are number of gardens are there. Botanical garden is different than the ordinary garden. In an ordinary garden, there are some decorative material, decorative flowers and ornamental plants are collected, and they are only used for the decorative purpose, and it is given to the audience to view this one.
But in a botanical garden, it is a one scientific place where plants are collected, where plants are preserved, and they are useful for the research purpose, for the PhD scholar, for the student of a 11 12 standard, BSc student, MSc student, PhD scholar student, etc. etc. Nowadays, in a botanical garden, library, seed culture, flower culture, and plant production techniques are also available. I would like to tell you first botanical garden. Actually, first botanical garden was prepared by one Italian professor. First botanical garden was prepared by one Italian professor in the 1543, and his name is Luca Ghini. His name is Luca Ghini. He was the first Italian scientist who prepared the first botanical garden. I would like to also tell you the International Association of Botanical Garden. International Association of Botanical Garden was started in 1962, and there are different purposes of botanical garden. सबसे पहला जो बॉटेनिकल गार्डन था वो एक इटालियन प्रोफेसर ने बनाया हुआ था 1543 में, और उन साइंटिस्ट का नाम था लुका गिनी. तो हम काफ़ी सारे बॉटेनिकल गार्डन है, हम वन बाय वन देखते हैं. सो ये भी एक बॉटन गार्डन. आप यहाँ पे लोटस कल्चर देख सकते हो, लोटस कैसे ग्रो करते हैं. बॉटेनिकल गार्डन हेल्प इन मेंटेनिंग बायोडाइवर्सिटी. डिफरेंट प्लांट को हम यहाँ पे प्रिजर्व कर सकते हैं. ये कैक्टस गार्डन आप देख सकते हो. This is also botanical garden. Yeah, this is a botanical garden where if you enter through this one, so this is actually the greenhouse. ये greenhouse बनाया हुआ है अंदर. So this is the same photo. So guys, this topic is related to botanical garden. Thank you so much. Hello dear all students. So we are going to discuss about the fourth topic of this chapter, the living world, and the name of topic is a जूलॉजिकल पार्क. तो आप देख सकते हो कि ये जूलॉजिकल पार्क का एक फोटो है, और अगर आपने देखा होगा तो ये हमारे इंडिया का पूरी दुनिया में जो सबसे बड़ी मूर्ति है वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टेच्यू ऑफ यूनिटी के नाम से जो पहचानते हैं हम. और स्टेच्यू ऑफ यूनिटी में जो जूलॉजिकल पार्क जंगल सफारी बनी हुई है उसका ही फोटो है. तो जूलॉजिकल पार्क मतलब क्या होता है? जूलॉजिकल पार्क ऐसी जगह होती है जहाँ पे काफ़ी सारे एनिमलों को लाया जाता है, उनको प्रॉपर प्रोटेक्शन दिया जाता है और उनको प्रॉपर प्रिजर्वेशन टेक्निक दी जाती है. उनको वहाँ पे ब्रीडिंग फैसिलिटी भी दी जाती है, मतलब जैसे उनकी पॉपुलेशन और बढ़ सके तो ऐसे रिप्रोडक्शन करने के लिए उनको अच्छा खासा एनवायरनमेंट भी दिया जाता है. वो होते हैं जूलॉजिकल पार्क या तो जू. जूलॉजिकल पार्क को ही हम जू कहते हैं, इसे हम हिंदी में प्राणी संग्रहालय बोलते हैं. जूलॉजिकल पार्क ते असतात जिथे एनिमलांना कलेक्ट केलं जातं, तिकडे एनिमलांना प्रिझर्व केलं जातं, तिकडे त्यांना खूप सारे टेक्निकच्या मदतीने त्यांच्या पूर्ण सांभाळलं जातं त्यांना, आणि प्लस त्यांना ब्रीडिंग फॅसिलिटी पण प्रोव्हाइड केली जाते जेणेकरून त्यांच्या नंबर्स वाढेल. आणि हे तुम्ही फोटो बघू शकता, हा स्टॅच्यू ऑफ युनिटीच्या जंगल सफारीचा फोटो आहे. So you can see this is the photo of Statue of Unity's jungle safari where zoological park is made. Zoological park is a one scientific place where number of animals are collected from different forests, and these animals are preserved, and there are different techniques of preservation of animal. And even though in this zoological park or variety of zoological park, animals are also providing the breeding facility. For example, Aurangabad zoological park is there in Aurangabad where number of tigers are also preserved. Even though in this you can say Statue of Unity, tigers are also preserved. I have visited this in my you can say one time. So there are number of zoological park. I am going to show you by some photographs. This is elephant park. Yes. So this is a zoological park. You can see giraffe is there. Deers are there. So there are different zoological park photographs are there. This is San Diego Zoo outside the India. So guys, this topic is related to zoological park. Thank you. Hello dear students. So we are going to see the last topic of this chapter, the living world, and the name of topic is a key. अब key का मतलब क्या होता है? Key म्हणजे काय? Key, it is a taxonomical aid used for classification of plant and animal. हा एक असं टेक्निक आहे ज्याच्यामध्ये आपण सगळे प्लांट अँड एनिमलला क्लासिफिकेशन करू शकतो. ठीक आहे.
ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम सभी प्लांट और एनिमल को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, उनको क्लासिफिकेशन करते हैं, और क्लासिफिकेशन करने के लिए कुछ ऐसे क्राइटेरिया होते हैं। द की इज बेस्ड ऑन द कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर. One of the character is either accepted or rejected. It help in classification. This key is based on contrasting character. Like some means plant have some similar character related to animal, and animal and plant have some dissimilar character. These are called contrasting character. Some character might be accepted, some might be rejected. So this key ultimately help in the classification. हे जे की असते ते प्लांट अँड एनिमलच्या सिमिलर अँड डिसिमिलर कॅरेक्टरवरून बेस्ड असते. जस्ट लाईक आता प्लांटमध्ये काही सिमिलर कॅरेक्टर आहे जे एनिमलला मॅच होतात, एनिमलचे काही कॅरेक्टर आहे जे प्लांटला मॅच होतात, तर यांना पण कॉन्ट्रास्टिंग कॅरेक्टर म्हणतो. काही कॅरेक्टर एक्सेप्ट होतात, काही रिजेक्ट होऊन जातात. अँड त्याच्यानंतर बघितलं तर आपण हे की क्लासिफिकेशनमध्ये मदत करतात. So guys, this key is actually the method by which we can classify animal and plant on the basis of their some similar character and some dissimilar character. Sometimes this character may be accepted, it may be rejected. So ultimately this key help in classification of animal and plant. Thank you. So guys, in this lesson, the living world, we have discussed the 5 important topics. Like topic 1 was what is living. In that topic, we have discussed reproduction concept, we have discussed growth, we have discussed metabolism, we have discussed respiration, breathing, we have also discussed response to stimuli. Second topic, we discussed about herbaria. We understand what is herbaria and we discussed classification of herbaria. Third topic, we discussed what is botanical garden. Fourth topic, we discussed what is a zoological park. And then fifth topic, we discuss about key. So this lesson is over. This lesson is chapter is over. This was very small topic. आपण हा जो चॅप्टर बघितला हा खूपच छोटा चॅप्टर होता अँड ॲक्च्युली 2 पानांचा चॅप्टर होता. हा चॅप्टर आपण संपवलेला आहे आणि आपण 5 पॉईंट बघितले याच्यामध्ये. आपण व्हॉट इज लिव्हिंग बघितलं, त्याच्यानंतर हर्बेरिया बघितलं, त्याच्यानंतर बॉटॅनिकल गार्डन, झुलॉजिकल पार्क आणि की. हे 5 टॉपिक झाल्यानंतर हा आपला चॅप्टर इकडे संपलेला आहे. सर्वात छोटा चॅप्टर 11th स्टँडर्डमध्ये असेल 2 पानांचा. Hi, thank you.